वेलकम टू AKY स्टडी पॉइंट। AKY स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं भौतिक विज्ञान के 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। इससे पहले हम लोगों ने जीव विज्ञान के 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने रसायन विज्ञान के 500 प्लस महत्वपूर्ण श्रृंखला को डिस्कस किया और अब हम लोग डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान के 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। तो जिसका ये आज पहला वीडियो होगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, एक पारसेक बराबर क्या होता है? यानी एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, एक न्यूटन कितने के बराबर होता है? जो आपका एक न्यूटन होता है कितने बराबर होता है? तो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, एक जूल कितने के बराबर होता है? तो एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, समय का एसआई मात्रक होता है। तो समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, ताप का एसआई मात्रक होता है। तो ताप का एसआई मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। तो ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है कैंडेला होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक होता है। जो पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक होता है वो मोल होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं, उसे क्या कहते हैं? यानी जिसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है उसे क्या कहते हैं? जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उसको क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। और जिसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, द्रव्यमान, चाल, दूरी, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप तथा दाब ये किसके उदाहरण हैं? ये सभी किसके उदाहरण हैं? अदिश राशि के उदाहरण हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वेग, विस्थापन, बल तथा त्वरण ये किसके उदाहरण हैं? ये सभी सदिश राशि के उदाहरण हैं। आपका वेग हुआ, विस्थापन हुआ, बल हुआ, त्वरण हुआ, ये सभी सदिश राशियाँ हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चाल का एसआई मात्रक है। तो चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, त्वरण का एसआई मात्रक है। तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो भौतिकी का जो पिता कहा जाता है वो न्यूटन को कहा जाता है। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर लें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। न्यूटन ने अपने किस पुस्तक में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था? तो न्यूटन ने
अपनी प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में न्यूटन के जो उसका गति का नियम था उसको प्रतिपादित किया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बल लगाकर उसमें कोई परिवर्तन न किया जाए। यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, अगर गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं, यह न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। यह न्यूटन के किस गति को प्रदर्शित करता है? तो ये प्रथम नियम या जड़त्व के नियम को प्रदर्शित करता है। अगर कोई गाड़ी स्थिर है, अगर वो अचानक चल पड़ती है तो उसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है वो पीछे की ओर झुक जाता है। ये किसके नियम के कारण होता है? ये न्यूटन के प्रथम नियम के कारण होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन के तृतीय नियम पर को प्रदर्शित करता है। जैसे रॉकेट का उड़ना, ये किस नियम पर आधारित है? ये न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो ये तृतीय नियम को प्रदर्शित करता है। जब आप बंदूक चलाते हैं तो बंदूक की गोली आगे की तरफ जाती है, लेकिन बंदूक क्या करता है? पीछे की ओर धक्का मारता है। यही क्या है? न्यूटन का गति का तृतीय नियम है, क्रिया का प्रतिक्रिया नियम। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ये दोनों किस प्रकार के उदाहरण हैं? अगर आप बांध बनाकर इकट्ठा किए पानी में ऊर्जा जो होती है और घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है, वो दोनों क्या होती हैं? स्थितिज ऊर्जा होती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो आपका डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो आपका जो मोमबत्ती होता है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? आपका जो माइक्रोफोन होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है? जो आपकी विद्युत ऊर्जा होती है उसको ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो आपका सोलर सेल जो होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में आपका जो ट्यूबलाइट होता है, बल्ब हुआ, ये सभी क्या है? प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो आपका विद्युत मोटर होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका जो विद्युत सेल होता है और क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? आपका जो सितार होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वाट होता है, या आप अश्व शक्ति कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, गुरुत्वाकर्षण बल को किसने प्रतिपादित किया था। गुरुत्वाकर्षण बल को न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है। अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो उसमें जो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार हो जाता है वो बढ़ जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, जिस उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है उसे कौन सा उपग्रह बोलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, जिस उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है उसे कौन सा उपग्रह बोलते हैं। तो भू अस्थायी उपग्रह कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना को सबसे पहले किसने व्यक्त किया। आर्थर सी क्लॉक ने व्यक्त किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, दाब एक अदिश राशि है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, एक बार कितने के बराबर होता है। तो एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अब जब पृथ्वी से के सतह से आप ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। ऊंचे पर्वतों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण ऊंचे पर्वतों पर खाना बनाना क्या होता है, कठिन होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है। तो वायुमंडलीय जो दाब होता है उसको बैरोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, मौसम संबंधी पूर्वानुमान किस यंत्र की सहायता से लगाया जाता है। तो मौसम संबंधी जो पूर्वानुमान लगाया जाता है वो बैरोमीटर की सहायता से लगाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो किस चीज़ की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब तेज़ी से नीचे गिरता है तो किस चीज़ की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक तेज़ी से नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर कार्य करते हैं। जो आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, हाइड्रोलिक प्रेस होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, ये किसके नियम पर कार्य करता है। तो ये पास्कल के नियम पर कार्य करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस वस्तु का भार वहाँ से हटे हुए पानी के बराबर हो जाता है। यह सिद्धांत किसने दिया था। यानी जब किसी वस्तु को आप द्रव में डुबोते हैं तो उसके द्वारा जो उसका जो भार होता है अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित कर देता है।
तो ये नियम किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, अपेक्षित घनत्व को किससे मापा जाता है? तो अपेक्षित घनत्व को किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व होता है। तो सामान्य जल की अपेक्षा जो होता है समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर नामक यंत्र से मापी जाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है। तो पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, लालटेन या लैम्प की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ना या पेड़ की शाखाओं, तनों व पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण का चढ़ना किसका उदाहरण है? ये सभी उदाहरण किसके हैं? केशिकत्व के उदाहरण हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, साबुन, डिटर्जेंट आदि जल के पृष्ठ तनाव को करते हैं। साबुन, डिटर्जेंट आदि जो होते हैं वो जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उनका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, सयांता किसका गुण होता है? तो सयांता जो होता है द्रवों तथा गैसों का गुण होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, आदर्श तरल की सयांता क्या होती है? तो आदर्श तरल की जो सयांता होती है वो शून्य होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से क्या होता है? बहता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? बहता है, क्योंकि उसका घनत्व तो अपेक्षाकृत होता है, उसका घनत्व तो क्या होता है? कम होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु जब निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपने पथ को पूर्व पथ को क्या करती है? पथ यहाँ पे होना चाहिए, यह पूर्व पथ को दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? उसको आवर्त गति कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल, चंद्रमा पर अगर लोलक घड़ी को ले जाएंगे तो वहाँ पे आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का G/6 होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, किसी पदार्थिक माध्यम ठोस, द्रव अथवा गैस से संचालित होने वाली तरंगे क्या कहलाती हैं? इन सभी को क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगे कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, ध्वनि किस तरंग का उदाहरण है? तो जो ध्वनि आपकी होती है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन की ध्वनि किस प्रकार का तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किसकी बनी होती हैं? जितने भी विद्युतीय चुंबकीय तरंगे होती हैं सभी फोटॉन की बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्ध्य कितना होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्ध्य कितना होता है? 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर तक होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, गामा किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? तो गामा किरणों की आवृत्ति 10⁻20 हर्ट्ज से 10⁻18 हर्ट्ज के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, रेडियो तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो रेडियो तरंगों की आवृत्ति 10⁻10 हर्ट्ज से 10⁻4 हर्ट्ज के बीच में होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, एक्स किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? तो एक्स किरणों की जो आवृत्ति होती है 10⁻18 हर्ट्ज से 10⁻16 हर्ट्ज के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, पराबैंगनी किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराबैंगनी किरणों की आवृत्ति 10⁻16 हर्ट्ज से 10⁻14 हर्ट्ज के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है, गामा किरणों का तरंगदैर्ध्य कितना होता है? तो जो गामा किरणों का तरंगदैर्ध्य होता है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर के बीच में होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, एक्स किरणों का तरंगदैर्ध्य कितना होता है?
तो एक्स किरणों का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर के मध्य में होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 77 यहाँ पे होना चाहिए। 77 है, गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो पॉल विलार्ड ने की थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? पराबैंगनी किरणों की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, रेडियो। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने की, लेकिन रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? बैकुरल ने की थी। हेनरी बैकुरल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी, लेकिन रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, दृश्य विकिरण की खोज किसने की थी? तो दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने की थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, अवश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? अवश्रव्य जो तरंगे होती हैं, जितने भी 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं, सबको अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 83 है, कितनी आवृत्ति वाले तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता? तो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले तरंगों को हमारा कान क्या है? नहीं सुन सकता। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, जिसे हमारा कान क्या होता है? सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 85 है, पराश्रव्य तरंगों किसे कहते हैं? तो पराश्रव्य जो तरंगें होती हैं 20,000 हर्ट्ज से के ऊपर की आवृत्ति वाले तरंगों को क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, कितनी आवृत्ति वाले तरंगों को मनुष्य का कान नहीं सुन सकता, परंतु कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि के कान सुन सकते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाले तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि के कान इन्हें सुन सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं? यानी कौन कौन सी जो तरंगे होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं? आपका कैथोड किरणें हुआ, कैनाल किरणें हुआ, अल्फा किरणें हुआ, बीटा किरणें हुआ, ध्वनि तरंगे हुआ, पराश्रव्य तरंगे हुआ, ये सभी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ध्वनि की जो चाल होती है वो ठोसों में सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 93 है, ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? तो वायु में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 94 है, लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो लोहे में जो ध्वनि की चाल होती है 5130 मीटर पर सेकेंड होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 95 है, जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकेंड होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में जो ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 97, एल्कोहल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो एल्कोहल में जो ध्वनि की चाल होती है 1213 मीटर पर सेकेंड होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 98 है, कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो कांच में ध्वनि की चाल 5640 मीटर पर सेकेंड होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। और अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99।
क्वेश्चन नंबर 99 है, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो एल्युमिनियम में ध्वनि की जो चाल होती है 6420 मीटर पर सेकेंड होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर चाल एवं तरंगदैर्ध्य में तो बदल जाती है, जबकि क्या नहीं बदलती है? तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका चाल और तरंगदैर्ध्य दोनों बदल जाते हैं, लेकिन उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो होती है नहीं बदलती है। तो ये रहे आज के हमारे भौतिक विज्ञान के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत पहली वीडियो, जिसमें हम लोगों ने 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। ये आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमारी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।